प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम संचार और जनसंचार ये क्या हैं, उसके अर्थ को समझेंगे, उसके आशय को समझेंगे और इसके क्या उपयोग होते हैं उसको हम देखेंगे। जैसा कि संचार और जनसंचार शब्द आप बहुत पहले से सुनते आए हैं। संचार जो है वह एक जीवित मनुष्य की निशानी है। जब तक मनुष्य जीवित है वह सदैव संचार करता रहता है। आप अपने बचपन को याद करें। बचपन में कोई बच्चा यदि रोता है तो उसके रोने का भी कोई उद्देश्य है कि वह ध्यान आकर्षित करता है अपनी माँ का खाने के लिए और पीने के लिए। मनुष्य चाहे वह किसी भी समाज में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो या किसी भी काल में हो, वह सदैव अपनी बात दूसरे मनुष्यों तक या अन्य समाज तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। इसमें कहीं न कहीं उस व्यक्ति की इच्छा है, उस व्यक्ति की भावना है, उस व्यक्ति के विचार हैं। दुनिया में जितने भी संचार और जनसंचार के साधनों का विकास हुआ है, परिष्कार हुआ है, इसके पीछे मूल भावना यही संचार और जनसंचार है। इसी संचार और जनसंचार ने संदेशों के आदान-प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को कम करने की कोशिश की है। चाहे वह टेलीफोन हो, समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टीवी हो, सिनेमा हो, ये सभी माध्यम कहीं न कहीं बताते हैं कि कोई संदेश है या कोई सूचना है या कोई विचार है, कितने कम समय में कितने अधिक लोगों तक पहुंचता है। अब याद कीजिए 11 सितंबर 2001, जिसे 11/9 भी कहा जाता है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला जो हुआ था, उसका प्रसारण तो नहीं हो पाया, लेकिन उस सारी घटना को कैमरे में कैद कर लिया और बहुत जल्दी सारी दुनिया के लोगों ने इसको देखा था। संचार और जनसंचार आज हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गई। ये दैनिक रोजमर्रा के जीवन में इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। आइए देखते हैं संचार है क्या। संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। हम सभी लोग विज्ञान में और सामान्य विज्ञान में पढ़ते हैं कि गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी प्रकार जो टेलीफोन के तार या बेतार हैं, वह भी हमारे संदेश एक जगह से दूसरी जगह हमारी बात पहुंचाते हैं। इसका तात्पर्य यह है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है, यही संचार है। मशहूर संचार शास्त्री विल्मर क्रेम के अनुसार संचार है वह अनुभवों की साझेदारी है। साझेदारी का तात्पर्य एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समाज से अपनी बात शेयर करता है, साझा करता है। आइए देखते हैं कि संचार के तत्व हैं क्या। संचार में वे कौन से तत्व हैं जिससे संचार संचार बनता है। संचार में सबसे पहला और अनिवार्य तत्व है कि उस बात को या विचार को कहने वाला कोई न कोई व्यक्ति होता है या कोई न कोई एक विषय वस्तु होती है, जिसे हम स्रोत या संचारक कहते हैं। जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं इस संचार का स्रोत हूं। ये बात कहाँ से शुरू हुई, इसे हम स्रोत कहते हैं। दूसरा इसका तत्व होता है कूट चिन्ह या कोड। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, अर्थात मैं अपनी बात आप तक जिस भाषा के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं, उस ध्वनि के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, हिंदी। यही मैं गुजरात में गया तो मैं अपनी बात रखूंगा गुजराती में। यही मैं महाराष्ट्र चला गया तो अपनी बात रखूंगा मराठी में। अर्थात किसी भी संचार के लिए जहां से संचार शुरू होता है, वह व्यक्ति कोई न कोई उसके कूट चिन्ह या कोड तैयार करता है और वह कूट चिन्ह या संकेत ही आगे उस भाव और विचार को ले जाता है। तीसरा प्रमुख तत्व होता है संदेश। अर्थात कोई एक स्थान या व्यक्ति से कोई संदेश पहुंचता है तो उसके अंदर मूल जो विषय वस्तु होती है, वह उसे संदेश कहा जाता है। किसी भी सफल संचार के लिए संदेश का होना जरूरी है। अगला तत्व होता है संदेश को किसी माध्यम के जरिए भेजना। जैसे मैं आज अपनी बात आपको YouTube के माध्यम से भेज रहा हूँ,
हो सकता है कि आप मुझसे अब कुछ जिज्ञासा है वह व्हाट्सएप के जरिए मेरे से प्राप्त करें, या हो सकता है आप मेरे से फोन करके अपनी बात कह सकते हैं। ये कई सारे माध्यम है जिससे एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है। अगला तत्व होता है प्राप्तकर्ता, अर्थात कोई संदेश जहां से चलता है और उसका जो अंतिम छोर है, जहां यह संदेश या यह जानकारी पहुंचती है, उस कड़ी की अंतिम कड़ी होता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इन जानकारी को, इन बातों को आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं तो हो गया स्रोत और आप हो गए प्राप्तकर्ता या रिसीवर। रिसीवर क्या करता है कि मैंने जिस भी संकेत को, जिस भी संदेश को, जिस भी ज्ञान को किसी कोड में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप उस कोड को एनकोड करते हैं, उस कोड को खोलते हैं। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, यदि आपको हिंदी भाषा की जानकारी नहीं है तो आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। अर्थात जो जो कोई संदेश या संकेत जो कोडिंग होता है स्रोत द्वारा, वह प्राप्त द्वारा एनकोड होता है, उसको खोला जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तत्व होता है फीडबैक, जिसे हम प्रतिपुष्टि कहते हैं। जिसे इसी संचार के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यह बात आप तक पहुंची, ये सही पहुंची, कितनी पहुंची, आप कितना उसको समझ पाए, आपके द्वारा दी गई पुष्टि, उसे फीडबैक कहा जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यह जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप इस डायग्राम से देखिए। सबसे पहले इसमें स्रोत या संचारक है, उसके उपरांत वह स्रोत या संचारक कोई न कोई अपना विचार या भाव व्यक्त करता है। वह भाव और विचार वह होता है संदेश। वह संदेश किसी न किसी माध्यम से आगे पहुंचता है और यह संदेश जिस माध्यम से इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी तक पहुंचता है वो होता है प्राप्तकर्ता। और जब प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त करता है तो उस संदेश के बारे में अपनी पुष्टि देता है, वह उस पुष्टि को फीडबैक कहा जाता है। इस डायग्राम में देखिए, संदेश और माध्यम के ऊपर शोर लिखा है। शोर का तात्पर्य है, जिसे हम कहते हैं व्यवधान। जो कोई जानकारी एक स्रोत से उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है, उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसे हो सकता है, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही हो, इसकी रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही हो सकता है कि आप जिस यूट्यूब से इसको देख रहे हैं आपके पास नेटवर्क नहीं हो। ये कई प्रकार की बाधाओं को इस संचार की भाषा में इसको कहते हैं शोर। ये शोर है वह किसी भी जानकारी के आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में कहीं कहीं बाधा उपस्थित करता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया आपकी मानी जाती है संचार। आइए हम देखते हैं संचार के प्रकार। संचार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है इसका आंगिक या मौखिक। आप अपने बचपन को याद कीजिए, या बहुधा आप जीवन में ऐसे अवसर पाते हैं जब आप मौन होते हैं, या कोई ऐसा अवसर है जब आपको बोलने का अवसर नहीं है या न बोलने की स्थिति होती है, तब अपनी बात आप कुछ न कुछ इशारों से करते हैं। ये इशारे भी कहीं न कहीं आपका संचार है। जैसे घर में मेहमान के आने पर बच्चे जो परेशान करते हैं, या बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, वो मेहमानों के सामने ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, तो माँ बाप आंखों ही आंखों में इशारों में बात कह देते हैं कि अभी शैतानी मत करो वरना मैं बाद में देख लूंगा। ये इशारा भी अपने आप में संचार है। दूसरा इसका प्रकार होता है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का तात्पर्य व्यक्ति जो स्वयं से बात करता है। जैसे हम बहुधा मंदिरों में और पूजा स्थलों पर जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, या किस समय और समाज में हम किसी प्रकार की परिस्थिति में जब स्वयं अपने आप बात करते हैं, उससे हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक, जिसे इंट्रापर्सनल संचार या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगला रूप इसका होता है अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। इसका तात्पर्य एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो बात करता है वह आपका होता है अंतरवैयक्तिक, जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं। हम हमारे मित्रों से फोन पर बात करते हैं, या रोजमर्रा में हम कहीं चौराहे पर खड़े होकर बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, वो होता है अंतरवैयक्तिक। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का होता है, उसे अंतरवैयक्तिक कहा जाता है। संचार का तीसरा प्रकार होता है समूह संचार, जिसे बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। जैसे
यही जो पाठ है, जो अध्याय है, यदि हम ऑनलाइन के बजाय यदि मैं कॉलेज में क्लास में पढ़ा रहा होता, तो मैं मेरी बात आपके सामने 5 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी के सामने रखता। लेकिन यही मेरा जो वीडियो है, इसे मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब पर जाने से ये वीडियो है, ये जो लेसन है, इससे कई सारे लोग इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। ये होता है समूह संचार। समूह संचार का तात्पर्य है, जो भी विचार या विषय है, वह अधिकाधिक लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास जाता है। इसे हम कहते हैं समूह संचार या जनसंचार। इसे अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आजकल आप देखते हैं अखबार हैं, रेडियो हैं, टीवी है, सिनेमा है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। यह सारे समूह संचार के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं इस जनसंचार की विशेषता क्या होती है। इस जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। जैसे मैं मेरा पाठ है, जो अध्याय है, आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसके बारे में आप कितना समझ पाए, नहीं समझ पाए, इसकी पुष्टि मुझे तुरंत प्राप्त नहीं होती। दूसरा, इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह सार्वजनिक होते हैं। इसके कहीं रोक-टोक इसमें नहीं होती, ये संदेश सबके लिए होते हैं। इस प्रकार एक और विशेषता होती है, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। मैं इस पाठ को अपने घर में बैठकर बता रहा हूँ। आप इस पाठ को अपने 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 घर पर, अपनी कक्षा में, कहीं खेत में, खलिहान में, कहीं भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध हमारा नहीं है। एक महत्वपूर्ण इसकी और विशेषता होती है, इसमें औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है। जैसे यही पाठ है, वो आप तक कैसे पहुंच रहा है। मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब संगठन की जरूरत है। यूट्यूब के साथ साथ आपको मोबाइल की जरूरत है। मोबाइल के साथ साथ आप में इसमें इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट के साथ साथ आपके मेल की जरूरत है। मेल के साथ आपकी यूट्यूब की जरूरत होती है। कहीं कहीं जनसंचार है, उसके अंदर एक संगठन, बहुत बड़े संगठन का इसमें सहयोग होना जरूरी है। अगली विशेषता होती है, जनसंचार में कई सारे द्वारपाल, जिसे गेट कीपर कहते हैं। जनसंचार में वह संदेश क्या होगा, कैसा होगा, उसको नियंत्रित करने वाले अनेक लोग होते हैं, अनेक तत्व होते हैं। वे तय करते हैं कौन सी चीज आएगी, कौन सी चीज नहीं आएगी। आप देखते हैं कि समाचार को अलग अलग चैनलों पर आप देखेंगे तो अलग अलग ढंग से आपके सामने प्रस्तुत होता है। यह सारा अंतर क्यों होता है कि जनसंचार के जो गेटकीपर हैं, द्वारपाल हैं, वह तय करते हैं कौन सी सूचना किस ढंग से जाएगी। आइए देखते हैं संचार के कार्य क्या है। संचार मूलतः या तो कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है, या इसके जरिए हम सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह कुछ जानने या बताने का माध्यम है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने संपर्क को बढ़ाता है, अपनी समस्याओं या चिंता को दूर करने की कोशिश करता है, या अपनी रुचि या अरुचि की विषय या वस्तु प्रति अपनी प्रतिक्रिया देता है। आइए देखते हैं इस ये जो जनसंचार है, उसके मूल कार्य क्या हैं। जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सूचना देना। कोई भी सूचना अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना है, सबसे पहला इसका कार्य होता है सूचना देना। अगला कार्य होता है शिक्षित करना। जनसंचार का कार्य होता है, इसका जो टारगेट ग्रुप है, जो श्रोता है और दर्शक हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना है और सारी दुनिया की जानकारी से परिचय कराना है। अगला लक्ष्य होता है इसका मनोरंजन करना। ज्ञान के अलावा जो इसका पाठक वर्ग है, श्रोता वर्ग है, दर्शक वर्ग है, उसको खुश करना, प्रसन्न करना भी इसका एक लक्ष्य होता है। उसके बाद में एक और इसका कार्य होता है एजेंडा तय करना। आज हम देखते हैं जितना भी मीडिया है, वह कहीं न कहीं कोई न कोई किसी विषय को लेकर एजेंडा तय करता है, किसी विषय पर एक बहुत बड़ा माहौल बना देता है। इसे कहते हैं एजेंडा तय करना। एक और इसका कार्य होता है निगरानी करना। आज हम देखते हैं समाज और देश में कई प्रकार की संस्थाएं अलग-अलग ढंग से काम करती हैं। उन संस्थाओं को किसी भी इस प्रकार से नियंत्रित करने का कार्य और एक एक प्रकार से दिशा देने का काम करता है, वह जनसंचार होता है। इसी प्रकार जनसंचार जो है, वो विचार विमर्श और विचार विनिमय के कई सारे ये माध्यम हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया आज इतना हावी हो गया, हर व्यक्ति अपनी बात रखता है, अपनी बात अलग-अलग ढंगों से सामने रखता है। यह सारा जनसंचार के माध्यम से ही संभव हो पाया है। धन्यवाद।